हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो मैं सी अवधेश कुमार चौधरी, मैं 11th का कॉमर्स के क्लास ले रहा हूँ। अकाउंटेंसी का भी चल रहा है और मैं एनसीईआरटी कवर कर रहा हूँ। एनसीईआरटी का ही अभी करूँगा। फिर उसके बाद अगर टाइम परमिट कर रहा है तो प्राइवेट एप्लीकेशन भी लेंगे, टीएस ग्रेवाल हो या और भी कोई अगर सही लगे तो बताएंगे तो करेंगे। उसका इकोनॉमिक्स भी होगी। तो अभी आज तो रिजल्ट आई है 10th की, जिसमें 11th के जो भी बच्चे हैं तो यार 12th का भी आया। 12th के बाद जो सी करना चाह रहे हैं तो दोनों सी का भी मैं कोर्स कर रहा हूँ, तैयारी करवा रहा हूँ। उसके बाद 11th का भी कॉमर्स का स्टार्ट किया हूँ, तो दोनों आप लोगों के लिए आप कर सकते हैं। तो चलिए, सेकेंड चैप्टर का मैं क्लास ले रहा हूँ। ये मेरा थर्ड क्लास होगी, तो देखते हैं क्या क्या है करना है। इससे पहले का हो चुका है। तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या है देखते हैं। तो इसमें क्या है कि अकाउंटिंग जो हम लोग करते हैं ना, उसमें किस सिस्टम से करते हैं। तो पहला तो है डबल एंट्री सिस्टम, डुअल एस्पेक्ट इसमें होता है। पहला एक और है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो डुअल एंट्री सिस्टम में क्या है कि प्रत्येक ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट होता है, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। आपने परचेज अगर मटेरियल किया तो मटेरियल आया तो उसको आपको मटेरियल जो है आप जैसे ही एक्सपेंस करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। टू में अगर कैश पेमेंट करेंगे तो कैश हो जाएगा, यानी मटेरियल टू कैश हो गया। या अगर आपने पे नहीं किया, आपका लायबिलिटी अराइज हो गया जो कस्ट पे करना है बाद में, आपका क्रेडिटर हो गया तो टू क्रेडिटर हो जाएगा। तो हमेशा दो इम्पैक्ट होता है, तो इसीलिए इसको डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। हमेशा दो इम्पैक्ट होता है, टू एस्पेक्ट, टू और मोर हमेशा होता है कि दो कुछ कैश, जैसे आपने कुछ कैश में पे किया, कुछ उधारी है तो दोनों आ जाएगा नीचे क्रेडिट में। मतलब कैश भी आ जाएगा, क्रेडिटर भी आ जाएगा। हाफ 50% या 50-40%। तो ये डबल सिस्टम इज अ कंप्लीट सिस्टम एज बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। डबल सिस्टम क्या कंप्लीट सिस्टम है, इसमें बोथ एस्पेक्ट को क्या किया था रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन सिंगल सिस्टम है इनफैक्ट क्या है इनकम्प्लीट सिस्टम। उसमें क्या होता है कि फुल डिटेल रहता नहीं है, उसमें पर्सनल अकाउंट रहता है और इट डज नॉट रिकॉर्ड टू फोल्ड, इसमें दो नहीं रहता है। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इंस्टेड मेंटेनिंग ऑल द अकाउंट्स इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग ऑल द अकाउंट्स ओनली पर्सनल अकाउंट एंड कैश बुक आर मेंटेन। पर्सनल अकाउंट और कैश बुक केवल मेंटेन करके रखता है और बाकी आपको खुद ढूंढना पड़ता है, तो इसीलिए इसको इनकम्प्लीट बोला जाता है और थोड़ा कम्बरसम भी टफ है। तो डबल एंट्री सिस्टम अप्रोप्रिएट है, इसमें दोनों रहता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि हमेशा एक ही डिटेल आपको मिलता है, जिसमें पर्सनल अकाउंट और कैश का मेंटेन किया जाता है। यही है इसका समरी जो है। ये है डबल सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, स्मॉल फर्म जो छोटा सा ट्रेडिंग बिजनेस का तो वो मेंटेन करके रखता है सिंगल एंट्री सिस्टम। जो भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसको हमेशा डबल एंट्री सिस्टम में ही रिकॉर्ड करना होता है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का बेसिस क्या है, तो दो है बेसिस, एक कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस। क्या कैश क्या होता है कि जितना आपने कैश परचेज किया और सेल किया केवल उसी का एंट्री होता है। जितना आपने कैश रिसीट किया पे किया, जितना रिसीट किया इनकम हो गया, जो पे किया आपका एक्सपेंस हो गया। जो एक्रूअल नहीं होता मतलब ड्यू में नहीं होता है। आपने भले ही सर्विस ले लिया और आपने पे नहीं किया तो आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जब नेक्स्ट ईयर पे करेंगे तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। और जैसे आपने सर्विस प्रोवाइड कर दिया तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जब आपको कस्टमर पैसा दे दिया फिर आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये मोस्टली प्रोफेशनल फर्म होती है ना, CA CMA की या डॉक्टर की भी, तो वो लोग कर दें जो कि उनमें पैसा डूबने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। CA फर्म में क्या होता है, काम करवा लिया चला गया, पेमेंट फॉलो अप कर रहे हैं, दे ही नहीं रहा, फिर नेक्स्ट ईयर उसका देगा जब नेक्स्ट काम उसका आएगा तो इसका पे करेगा। इसीलिए इसको जब आएगा तब, क्योंकि अगर आपने एक्रूअल लिया तो क्या है लॉस सबसे बड़ा पता है, सबसे बड़ा लॉस यही है कि एक्रूअल में आपने इनकम आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, भले ही पे पता चला किया नहीं लेकिन आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। इसी समय से कैश बेसिस फॉलो करता है, जब आएगा तो रिकॉग्नाइज करेंगे और फिर हम कैश पे करेंगे। एक्रूअल में क्या है कि भले ही आपने कैश रिसीव नहीं किया हो या कैश पे नहीं किया हो, जैसे आपका राइट हो गया, मैंने अपने गुड सेल किया, पेमेंट नहीं आया बट आपने सेल किया तो आपका राइट हो गया, आप उससे रिकवर कर सकते हैं। लीगली आप इन्फोर्स करके उससे पैसा ले सकते हैं। या आपने मटेरियल परचेज किया, पे नहीं किया तो आपसे वो रिकवर कर सकता है, आपका ऑब्लिगेशन हो गया तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ जाता है। इसीलिए इसमें जो एक्चुअल किया जाता है सेल परचेज का, और कैश में क्या बस रिसीट पेमेंट का किया जाता है। यही डिटेल यहाँ दिया है। अंडर कैश बेसिस एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर मेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। जब कैश रिसीव होगा या कैश पेड होगा तो एंट्री करेंगे, नॉट व्हेन रिसीट और पेमेंट बिकम ड्यू। ड्यू जब होगा उसमें नहीं करना है, जब ड्यू है, नॉट व्हेन इट बिकम ड्यू।
इसी तरह सिमिलरली सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट में वही है, जब क्रेडिट में गुड्स अगर सेल किए हैं तो जब पेमेंट करेंगे, जब पेमेंट रिसीट करेंगे उस समय उसका इनकम दिखाएंगे। अंडर डबल अक्रूवल बेसिस, अक्रूवल बेसिस में क्या होगा, however revenue and cost are recognized in the period in which they occur rather when they are paid। जैसे ही हमने सेल किया तो इसे रिकग्नाइज करेंगे, पेमेंट परचेज के रिकग्नाइज करेंगे, ना कि जब पे होगा तब। इन डिस्टिंक्शन इट मेड बिटवीन रिसीट ऑफ कैश, डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द रिसीट ऑफ कैश एंड द राइट टू रिसीव द कैश। मतलब राइट टू रिसीव हो गया तब भी, जैसे ही हमने सर्विस प्रोवाइड की मेरा राइट टू रिसीव हो गया। एंड कैश पेमेंट एंड लीगल ऑब्लिगेशन टू पे, अगर लीगल ऑब्लिगेशन टू पे हो गया तो उस समय भी उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है रिटेन बाय इशूड बाय ICAI। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिटेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट है रिटेन में बाय किसके, ICAI के द्वारा। कवरिंग द एस्पेक्ट ऑफ, इसमें क्या क्या कवर रहता है, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग। इसमें ये सारा एस्पेक्ट मेंशन रहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कि कब इसको रिकॉग्निशन करना है, किस बेसिस पे, मेजरमेंट कैसे करना है, ट्रीटमेंट कैसे करना है और प्रेजेंटेशन क्या क्या होना चाहिए, सारा इसमें मेंशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एन अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट इशूड बाय ICAI। कौन इशू करता है, ICAI। प्रोफेशनल बॉडी जो है ICAI इंस्टीट्यूट का जो है, जो प्रोफेशनल बॉडी है किसका, CA लोग का। द पॉलिसी इन ऑर्डर टू एलिमिनेट, इसका क्या है बेनिफिट, तो ये एलिमिनेट करता है नॉन कंपेरेबिलिटी। मतलब क्या है कि जो अकाउंटिंग जो पॉलिसी इसलिए इशू किया जाता है कि सारे लोग जो है ना स्टैंडर्ड, सारे लोग सेम फॉलो करेंगे, इसलिए सेम बेसिस पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रिजल्ट ड्राइव होगा। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, पता चला कोई वैल्यूएशन किसी और बेसिस पे कर रहा है, कोई डिप्रिसिएशन कोई और मेथड लगा रहा है, तो उससे क्या होता है कि एक एम्बिग्विटी आती है और कंपेरेबिलिटी नहीं होता। तो आप कंपेयर करके कोई आप डिसीजन ड्रॉ नहीं कर सकते। इसलिए अगर एक पॉलिसी है, एक ही स्टैंडर्ड है, सब फॉलो कर रहा है, तो उससे क्या होता है, हम लोग उसे कंपेरिजन करने में ईजी होता है कोई भी यूजर को, इन्वेस्टर को। तो अगर सेम है, इन एडिशन टू इम्प्रूविंग क्रेडिबिलिटी, क्या करता है, क्रेडिबिलिटी इम्प्रूव करता है ऑफ अकाउंटिंग डाटा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्हेंस, क्या इन्हेंस करता है, ये देखिए, कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी जो है इन्हेंस करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, बोथ इंट्रा एंड इंटर, इंट्रा मतलब हो गया क्या, एक ही ऑर्गेनाइजेशन का, एक ही एंटिटी का 2-3 साल का आप कंपेयर कर सकते हैं कि इसका ट्रेंड क्या है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। इंटरप्राइज मतलब एक दूसरे इंटरप्राइज से ही कंपेयर कर सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में इसका परफॉर्मेंस मतलब सेकेंड एंटिटी, थर्ड एंटिटी से कैसा है, मतलब उससे बेटर है या उससे बिलो है। नीड क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्सटेंड्स इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर। अकाउंटिंग क्या करता है, इंफॉर्मेशन वेरियस यूजर को प्रोवाइड करता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन सर्व द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट यूजर को ये सर्व करता है इंटरेस्ट, जिसके बेसिस पे वो लोग क्या करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर कोई भी डिसीजन लेता है। तो अगर ये एम्बिग्यूटी होगी, इंटरनेशनल फैसिलिटेट द स्कोप ऑफ दोज अल्टरनेटिव व्हिच फुलफिल बेसिक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है, इसे ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है, ट्रू एंड फेयर। उसके बाद क्या है, अगर अलग अलग बनाएगा ना, तो नीड अकाउंटिंग वही नीड है कि कंपेरेबिलिटी हो सके, मतलब कंपेरिजन कर सकें दोनों को, एक ही पॉलिसी फॉलो करके बनाएगा तो। और ट्रू एंड फेयर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिपिक्ट होगा। बेनिफिट क्या है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग वेरिएशन, क्या करता है, हेल्प करता है वेरिएशन को एलिमिनेट करने में। इन अकाउंटिंग पता चला आप जो है क्या कर रहे हैं, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कोई ग्लूकोज कर रहा है, कोई ग्लूकोज कर रहा है, कोई वेटेज एवरेज कर रहा है। उसके बाद क्या है कि मतलब ये तो ठीक है, ये तो आपको परमिट करता है, लेकिन आप रेवेन्यू रिकग्निशन ही है, कोई कह रहा है क्या, मतलब
सेल्स ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न है तो भेजा तो रिकॉग्नाइज के लिए उसका पॉलिसी अकाउंटेंट ये बोलता है कि कुछ सर्टेन पीरियड है, कितने दिन का प्रिजम्पशन लेना है कि होना सेल हो गया आपका, आपने भेजा रिकॉग्नाइज कर लिया, पता चला आपने अकाउंटिंग ईयर से क्लोज हुआ रिटर्न हो गया सारा, तो कहीं ना कहीं वो भेग होता है। इसीलिए जो वेरिएशन है वो कोई सारा एंटिटी है सेम अकाउंटिंग फ्लो करके बनाता है, तो जो तो उसका प्रोफेशनलिटी आता है, मतलब उसका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ना, जो रिजल्ट है ना, तो उसको रिलाई कर सकते हैं। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कॉल फॉर डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन इन्फॉर्मेशन विच मे बी नॉट बी रिक्वायर्ड बाय लॉ, बट कुछ ऐसा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो सकता है जो लॉ के लिए तो नहीं है, बट हाँ यूजर का जो डिसीजन मेकर है, जो डिसीजन लेता है इसका यूजर, उसके लिए ज़रूरत है। एज पर लॉ रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हाँ इंस्टीट्यूट को लगता है कि नहीं इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड फॉर जनरल पब्लिक और इन्वेस्टर क्रिएटर के लिए ज़रूरत है, तो आपको वो डिस्क्लोज रिक्वायरमेंट में आपको डिस्क्लोज करना पड़ सकता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फैसिलिटेट कंपेरेबिलिटी, ये क्या करता है, कंपेरेबिलिटी बनाता है, क्योंकि सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सब लोग फॉलो कर रहे हैं ना इंडस्ट्री में, तो आप उससे कंपेरिजन कर सकते हैं। तो ये है। फिर लिमिटेशन भी, इसका लिमिटेशन ये है कि जहाँ एक से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेक्स चॉइस, जैसे चॉइस जहाँ जैसे अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन का अकाउंटिंग है उसमें कई सारा मेथड है, आपको चॉइस देता है, या वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में चॉइस देता है, तो उस केस में क्या होता है कि फिर आप कन्फ्यूजन होती है, परेशानी होती है कौन सा फॉलो करूँ, क्योंकि बहुत सारे हैं। तो ये क्या है कि आपका थोड़ा यहाँ अगर बहुत सारा चॉइस है तो वहाँ डिफ़िकल्टी होती है कि कौन सा फॉलो करें, डिफ़िकल्टी टू अप्लाई, जब ऑप्शन बहुत सारा है। उसके बाद इट इज़ रिजिड, ये रिजिड है कि फॉलो करना ही करना है, अगर आपके इम्प्लीमेंट हो गया तो हो सकता है कि इन जनरल आपको रिक्वायरमेंट ना हो, आपका फर्म छोटा है, एंटिटी छोटा है, आपको लिए आपके लिए बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी अगर आप उस इंडस्ट्री में फॉलो कर रहे हैं तो इसकी रिजिडिटी है, आपको अप्लाई करना ही करना है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवर राइड द स्टैट्यूट, जो अगर लॉ में कुछ मेंशन है पहले उसको फॉलो करना है, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को देखेंगे, क्योंकि लॉ सबसे ऊपर है, तो उस केस में फिर इसको सेकेंडरी प्रायोरिटी होता है। द स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड टू बी फार्म्ड विद इन द एम्बिट ऑफ प्रिवेलिंग स्टैट्यूट, जो स्टैट्यूट लॉ है ना उसके विद इन ही फिर इसको हम लोग उसके बेसिस पे फॉर्मुलेट करके इम्प्लीमेंट करते हैं। ये फिर उसके बाद टैक्सेशन है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स वन, ये है आपको और कौन कौन सा टैक्स है देखता हूँ, टैक्स एक ही साथ करवा देंगे सारा, तो देख लेते हैं टैक्सेशन शुरू से ही। देखिए वन कंट्री वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स भी था। तो इस गुड्स एंड सर्विस टैक्स में क्या है, पहले वैट था, सेल्स टैक्स था। वैट क्या था, विद इन स्टेट में लगता था, अगर आपने मतलब सेम स्टेट में दिल्ली से दिल्ली में सेल किया तो वैट देना है, असम से असम में किया, बिहार से बिहार में किया। उसके बाद जैसे ही आपने इंटर स्टेट किया, दिल्ली से यूपी में सेल कर दिया, बस CST लग जाता था, वहाँ वैट नहीं लग रहा था। लेकिन GST को क्या किया, उसी को मर्ज करके थोड़ा अलग कर दिया है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। जैसे आप क्या करते हैं, इसमें कंपोनेंट है कई सारा, जैसे बिजनेस स्टेट में लगता है SGST, CGST विद इन स्टेट है, तो अगर 18% कहीं है तो 9% ये होगा, 50-50 दोनों का, और 9% ये है। अब इसमें क्या क्या है, 9 अलग अलग क्यों बता देता हूँ, ये SGST है, ये स्टेट का हिस्सा है, स्टेट का वो टैक्स जाएगा, और ये जो है ये सेंट्रल का, सेंट्रल को जाएगा। फिर अगर इंट्रा स्टेट है तो वहाँ दो हो सकता है, IGST हो सकता है नॉर्मल स्टेट के लिए, यानी दिल्ली से आपका यूपी में सेल हुआ तो IGST, सॉरी UTGST होगा वहाँ, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, और UTGST यूनियन टेरिटरी के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये फुल 18% जाता है, इसको बाद में सेटअप करके डिवाइड कर दें दोनों में। अगर IGST है तो फुल 18% चार्ज करते हैं, फिर उसको बाद में एडजस्ट किया जाता है, सेटबैक क्रेडिट मेथड से उसको क्रेडिट मिल जाता है। तो आगे देखें क्या क्या है। तो GST डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहाँ गुड्स जा रहा है। अगर आप दिल्ली से यूपी में सेल कर रहे हैं तो डेस्टिनेशन कहाँ है, यूपी, तो आप क्या लगाएंगे, UTGST लगाएंगे, ठीक है। इट इज़ प्रपोज टू बी लेविड एट ऑल स्टेज राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चर अप टू फाइनल स्टेज, सारे स्टेज पे लगता है। जो मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर जैसे सेल करेगा किसको,
होलसेलर को, तो वहाँ टैक्स लग जाएगा फुल पे। फिर होलसेलर क्या करेगा, होलसेलर के पास गया, वो किसको देगा, रिटेलर को देगा, फिर वहाँ फुल पे टैक्स लगाएगा, लेकिन यहाँ जो टैक्स पे किया उसका क्रेडिट इसको मिल जाएगा। यानी इनफैक्ट इसको जो प्रॉफिट जितना इस पे एड ऑन कर रहा है ना, उतना पे उसे पे करना होता है, क्योंकि ये पे तो फुल पे करेगा। सपोज ये मैन्युफैक्चर ने 100 रुपया में इसको बेचा, तो ये 100 रुपया प्लस 18% 118 रुपये इसको पे कर दिया। अब ये 100 का माल क्या किया, 150 में बेचेगा, तो ये टैक्स क्या करेगा, आगे कलेक्ट करेगा 150 पे, और 150 पे जमा कराएगा। 150 का 27 हो गया। बट 27 में इनफैक्ट क्या होता है, इन्होंने जो पीछे पे किया मैन्युफैक्चर को 18 रुपीज़, उस 18 का इन्हें क्रेडिट मिल जाएगा, और नेट में इन्हें केवल 9 रुपीज़ देना है। ठीक है, यानी 9 किसका हो गया, 18%। ये 50 का, 50 का 18% 9 होता है। 100 में से इन्होंने ऑलरेडी जमा कर दिया था, तो जो नेट एड ऑन जितना इन्होंने 50 किया, 50 का इनको 18% देना है। फिर इस तरह होलसेलर क्या करेगा, रिटेलर को सेल करेगा, रिटेलर क्या करेगा, कंज्यूमर को सेल करेगा। फिर अगर पता चला 200 में सेल किया है, तो 200 पे टैक्स वो कलेक्ट करेगा। लेकिन वो जो यहाँ 150 पे रिटेलर ने 150 पे पहले होलसेलर को दिया है, तो उससे 27 क्रेडिट मिलेगा, और नेट जो बचता है, यानी 200 में अगर किया तो 36 हुआ, 200 पे 18%, तो 36 में से 27 जो प्रीवियस में पे किया है वो लेस होकर रिमेनिंग 9 रुपीज़ ही उसे पे करना होगा। तो यही है इसका सेटअप इनपुट टैक्स क्रेडिट का। तो जीएसटी हैज ए डुअल एस्पेक्ट विद इन सेंटर with the center and state simultaneously levying one common tax base। एक बेस हो गया, बेसिक जो भी है 100 रुपीज़, उसमें दोनों एक ही साथ कलेक्ट होगा, पे होगा। देयर आर 3 मेन कंपोनेंट ऑफ जीएसटी विच आर सीजीएसटी, एसजीएसटी। सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो सेंटर को जाएगा। स्टेट कलेक्टेड अंडर सीजीएसटी विल कंस्टिट्यूट द रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। द प्रेजेंट सेंट्रल टैक्स लाइक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सारा क्या उसमें मर्ज हो गया, विल बी सबज्यूम्ड, सब क्या हो गया उसी में मर्ज हो गया अंडर सीजीएसटी एक्ट। सारा जो एक्साइज था, एडिशनल एक्साइज था, सेल्स टैक्स था, सारा इसमें सबज्यूम्ड हो गया। सीजीएसटी मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कलेक्शन ऑफ एसजीएसटी इज द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट government with GST will all state tax like VAT, entertainment tax, luxury tax, entry tax etc will be merged with GST। इसमें क्या होगा, सारा GST में मर्ज हो जाएगा, सारा मर्ज हो गया है। फॉर एग्जांपल रमेश डीलर पंजाब सेल गुड टू सीमा इन पंजाब, जिसे 10,000 का सेल किया तो 18% लगेगा, यानी 50% होगा इसका। 18 का 50% यानी 9 रुपये हो गया आपका, 9% हो गया एससीजीएसटी, 9% हो गया जीएसटी। तो 9% हो गया सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, 9% जो है 900 एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। आईजीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड अंडर आईजीएसटी इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एज पर द रेट्स स्पेसिफाइड। तो यही है, इसको और डिटेल में आपको बताएंगे। डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है देखते हैं। डायरेक्ट टैक्स में अभी वेल्थ टैक्स पहले था, अब तो वेल्थ टैक्स है नहीं, तो डायरेक्ट टैक्स में हो गया इनकम टैक्स आ गया आपका। उसके बाद और क्या है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, एसटीटी बोलते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर अपने शेयर में सेल परचेज करते हैं उस पर लगता है, ये है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स में कई सारे हैं। सेंटर में सर्विस टैक्स था जो पहले था, मर्ज हो गया, एक्साइज है, था, सीएसटी था, कस्टम था, कस्टम तभी भी है, सॉरी कस्टम था नहीं, कस्टम है अभी लगता है, इंपोर्ट जो गुड करते हैं उस पर है कस्टम। बाकी ये सारा जीएसटी मर्ज हो गया। स्टेट में वैट मर्ज हो गया, इंडियन टैक्स भी वैट में ये जीएसटी मर्ज हो गया, वैट जीएसटी मर्ज हो गया, ट्राई भी मर्ज हो गया, लग्जरी टैक्स भी शायद ये मर्ज हो गया। ये सब अभी है नहीं, रिप्लेस, हाँ यहाँ है रिप्लेस्ड बाई जीएसटी। ये सारा क्या हो गया, जीएसटी में रिप्लेस हो गया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है देखिए। जीएसटी इज ए कॉमन लॉ, ये क्या है, कॉमन लॉ दोनों के लिए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए दोनों। कॉमन लॉ एंड प्रोसीजर थ्रू आउट द कंट्री, क्या है, थ्रू आउट द कंट्री अंडर सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। सिंगल ही है, एक ही जीएसटी पोर्टल है जिसपे आप जमा करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं।
और फिर उसको पार्ट बाई पार्ट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब क्या है कि जो यूजर है, जो कंज्यूमर है, उसको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा एट अ सिंगल पॉइंट एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड। जो बड़े स्टेट है जहाँ कंजम्पशन ज़्यादा है, उसे रेवेन्यू ज़्यादा शेयर होगा जीएसटी का। जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लेवी एंड कलेक्शन ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विस एट द सेम रेट्स विथ बेनिफिट्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब वही, अगर आपने 100 में परचेज किया, 150 में बेच रहे हैं, तो 100 में परचेज किया तो आपने 100 पे जीएसटी भी दिया होगा, 118 पे किया होगा। जैसे 150 में आप सेल कर रहे हैं उसे, तो 150 का 18% ही लेके चलते हैं, 27 है, 27 आप कलेक्ट करेंगे, बट 18 ऑलरेडी आपने पे कर दिया, उसका क्रेडिट आपको मिलेगा, और केवल 27 में 18 लेस करने के बाद 9 रुपीज़ जो होता है 9 आपको डिपॉजिट करना है। मिनिमम रेट्स ऑफ टैक्स डज नॉट एक्सीड 2। मिनिमम नंबर ऑफ रेट्स ऑफ टैक्स डज नॉट एक्सीड 2। मिनिमम नंबर ऑफ रेट्स ऑफ टैक्स डज नॉट एक्सीड 2। ये क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ रेट, मिनिमम नंबर ऑफ रेट ऑफ टैक्स, इसे बोला मिनिमम नंबर ऑफ रेट्स ऑफ टैक्स डज नॉट एक्सीड 2। मतलब जो कम से कम जो टैक्स रेट है, नंबर ऑफ टैक्स रेट है ना, वो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। देयर इज नो स्कोप फॉर लेवी ऑफ सेस। लेवी ऑफ सेस नहीं हो सकता है क्योंकि सारा मर्ज हो गया। रीसेल टैक्स नहीं होगा, रीसेल टैक्स सेल्स टैक्स भी लगता था, वो नहीं होगा। एडिशनल टैक्स नहीं है, टर्नओवर टैक्स से कुछ नहीं। देयर इज नो मल्टीपल लेवी ऑफ टैक्स ऑन गुड्स। मल्टीपल लेवी का पहले बहुत सारा होता था कि WCT लगेगा, कि GST लगेगा, WCT लगेगा, वैट लगेगा, सर्विस टैक्स लगेगा, पता नहीं क्या लगेगा। तो वो सब हट के केवल एक GST आ गया है, थोड़ा इजी हो गया। सच एज सेल्स टैक्स, इंटर टैक्स, एक्स्ट्रा सब लगाते थे। एंटरटेनमेंट टैक्स पहले एक ही सामान पे इतना सारा टैक्स लगता था। तो एडवांटेज इसका GST का इंट्रोडक्शन GST हैज रिजल्ट इन एबोलिशन ऑफ मल्टीपल टैक्स। मल्टीपल टैक्स का एबोलिशन हो गया। GST वाइडन्स द टैक्स बेस को बढ़ गया, इससे कलेक्शन ज़्यादा हो गया। वाइडन्स टैक्स बेस एंड इंक्रीज रेवेन्यू ऑफ सेंटर एंड स्टेट। इंक्रीज रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, ठीक है। GST हैज रिड्यूस कंप्लायंस कॉस्ट कम हो गया, मतलब सिंपल कर दिया। टैक्स रिटर्न सब जमा करना वो सिंपल है, तो कंप्लायंस कॉस्ट कम है। GST हैज अफेक्टेड रेट्स ऑफ टैक्स टू द मैक्सिमम ऑफ 2 फ्लोर रेट। 2 फ्लोर रेट कौन कौन सा है? तो मोस्ट इसका मैक्सिमम रेट जो 2 है, तो 18 और 28 मोस्ट मैक्सिमम यही है, कुछ का यूज होता है। GST हैज रिमूव्ड द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन टैक्स। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता था? पहले होता था कि आपने कोई गुड्स बनाया है, गुड्स बनाने में मटेरियल तो आपने लिया ही है, कुछ सर्विस भी आपने लिया, कंसल्टेंसी लिया, तो आप जब सेल करेंगे गुड्स को, तो आप आगे उसमें क्या लगाते थे? पहले वैट लगता था। तो वैट जो कि मटेरियल पे लगता था, तो आपने जो सर्विस लिया था इसके इनपुट में बनाने में, कंसल्टेंसी लिया था, उस टैक्स को आपका क्रेडिट वैट से एडजस्ट नहीं होता था। उससे क्या होता था कि आपने 100 रुपया का सर्विस लिया, 18 रुपया और 14% का उसमें था सर्विस टैक्स, या 15% था अप्रॉक्स, तो 115 रुपया आपने पे किया, तो टोटल कॉस्ट ही में माना था सारा, 115 रुपया कॉस्ट आ जाता था, फिर उस पर वैट लगता था। यानी 15 रुपया जो आपका टैक्स है उस पर भी आगे वैट लगा के टैक्स पे टैक्स लगता था। अब क्या है, सारा GST है। आपने अगर कंसल्टेंसी ली, सर्विस लिया, या आपने गुड्स खरीदा इनपुट के लिए, तो दोनों पे GST लगना है। और आउटपुट ने अपने गुड्स बनाया, उस पर भी GST लगना है। तो दोनों GST का आउटपुट से एडजस्ट हो जाता है, तो नेट जितना आपका मार्जिन है उसी पे टैक्स लगता है, नहीं कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं है। इसको डिटेल में हम समझा सकते हैं। GST विल रिजल्ट इन इन्हेंसिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ। क्या किया? इन्हेंस करता है मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ईजी कर दिया ना, मतलब बैरियर हट गया, ऑक्ट्राई हट गया, तो उससे क्या हुआ कि गुड्स एंड सर्विस जो प्रोवाइड करने का था ना, वो स्पीड बढ़ गया, मतलब इजली आप प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको बहुत बेनिफिट मिल रहा है बिजनेस करने में। इट विल इवेंचुअली प्रमोट इकोनॉमिक इफिशियंसी का प्रमोट कर रहा है, क्योंकि वही बैरियर हट गया ना, एंट्री टैक्स ये सब बैरियर हट गया, तो आप स्पीड में मूव कर रहे हैं। तो पहले इस स्टेट एक स्टेट से निकले दूसरे में गए, वहाँ टैक्स जमा करो, वहाँ एंट्री टैक्स दिखाओ, चालान बनवाओ, तो ये बहुत सारा टाइम लगता था, टाइम कंज्यूमिंग था। GST वुड हेल्प टू एक्सटेंड कॉम्पिटिटिव एज इन इंटरनेशनल मार्केट में भी कॉम्पिटिटिव एज हो चुकी, बहुत सारा टैक्स जो हो गया
सब्ज्यूम्ड हो गया तो उसका बेनिफिट है। फिर कंप्लाइंस टाइम कम हो गया, एक ही रिटर्न आपको जमा करना है, तो इससे क्या हुआ कि आपका कंप्लाइंस कॉस्ट भी कम हुआ है। फिर जीएसटी को यहाँ डिटेल में बताया जीएसटी में क्या इंट्रा मूवमेंट है, विद इन स्टेट है, इंटर मूवमेंट यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट। तो सीजीएसटी हो गया लेविड बाय सेंटर, सीजीएसटी हो गया, एसजीएसटी दो पार्ट होगा। और इंटर मूवमेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएगा तो आईजीएसटी लगेगा, जिसमें जीएसटी लेविड बाय सेंटर एंड स्टेट कंकरेंटली दोनों में लगेगा, मतलब दोनों इसमें से शेयर डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो की टर्म इंट्रोड्यूस, ये की टर्म आगे बताया है, इसको देख सकते हैं। ये कुछ नहीं है, पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे, मैं फिर से इसको वीडियो डिटेल में बना दूंगा। अभी के लिए इतना ही, फिर थर्ड चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, उसको डिटेल में देखेंगे क्या क्या है। तो चलिए ठीक है, बाय, ओके, थैंक यू।